हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। एक तो हमारा एज रेकनिंग इशू है, इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो उस खतरे को भांप नहीं पाए, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या नुकसान बच्चे उठाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल उन बच्चों का नहीं जो 30+ हो, 29+ हैं, 30 होने वाले हैं, केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा कि ये प्रॉब्लम किन किन लोगों के साथ होने वाली है। ठीक है, दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट नोटिस कल निकाला था एसएससी ने। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का जो एग्ज़ाम हमारा स्किल टेस्ट हुआ था 15 फरवरी और 16 फरवरी को, उसमें जो प्रॉब्लम हुई थी, इसके लिए भी हमने उस समय इशू रेज़ किया था। एसएससी को बताया था कि जो डिक्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए जो वहाँ के जो सेंटर के स्टाफ थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो एसएससी ने फाइनली अब नींद से जागी और अब ये नोटिस निकाल दिया जिसमें वो जो एग्ज़ाम 15 और 16 वाला था वापस से री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अगर आप इस बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे थे और आपको कोई इशू आया था तो चिंता करने की बात नहीं है। ये एग्ज़ाम फिर से होने वाला है और आप इसमें अपीयर हो सकते हो वापस से। मुझे एक चीज़ ध्यान रखना, केवल वही बच्चे बैठेंगे जो कि उस दिन अटेंडेंस दिए थे, है ना। अगर मान लो आप उस दिन एब्सेंट हो गए थे तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये नोटिस था, ये देख लेना एक बार। अगर आपने दिया हुआ स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर वाला तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एज रेकनिंग इशू वाले मैटर पे, और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे बहुत सारे बच्चों को इफेक्ट कर रही है। ये मत सोच लेना कि केवल आप किसी उम्र के एक एज पे आ गए हो तो ही आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत सारे बच्चों को आएगी। वो कैसे आएगी वो समझना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल बहुत सारे बच्चे अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी एसएससी हेडक्वार्टर के बाहर बैठे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये लोग और क्या क्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनली बहुत सारे बच्चों से बात होती रहती है। तो इन लोगों को सपोर्ट करो, इनका जो कॉज है बहुत जेन्युइन है, कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं, इनका अधिकार है। लास्ट अटेम्प्ट था जिससे ये बाहर हो गए, तो ये तो कहीं कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, तो इनका सबको सपोर्ट करना चाहिए। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली ये है क्या, है ना। अगर आपको ये लगता है कि आपकी 30+ हो रहे हो, सॉरी 29+ हो रहे हो, है ना। एज रेकनिंग जो डेट है वो एसएससी ने डाली है 1 अगस्त 2023। ठीक है, अब इसकी वजह से जिन बच्चों का बर्थडे है वो 1 जनवरी से लेकर के यहाँ से लेकर के 1 अगस्त तक, इसके बीच में जितने बच्चों का बर्थडे आ रहा है वो सब बच्चे एग्ज़ाम से बाहर हो गए, उनका जो लास्ट अटेम्प्ट था वो चला गया। अब कई बच्चों को लगता है कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, है ना, मतलब यूआर से जो बच्चे हैं वो अगर 29+ हो रहे तो केवल वही इफेक्ट, वही नुकसान हो रहा है, बाकी किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी गलतफहमी भी दूर होने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप 29+ हो तो डेफिनेटली आप बाहर हो गए हो। लेकिन अगर आप 26+ हो, 26+ अगर आपकी एज है और आपका बर्थडे इसके बीच में आ रहा है तो आप वो सारी ग्रुप सी पोस्ट से, ग्रुप डी पोस्ट से बाहर हो गए हो, जिसकी वैकेंसी 80% होती है टोटल एसएससी में। जरा ध्यान से समझना दोस्तों। भाई आप एक चीज़ समझो, मान लो कि 10,000 वैकेंसी एसएससी निकालता है हर साल एवरेज में। 10,000 में से जो 4800 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे, है ना, यानी कि एओ वाली पोस्ट हो गई आपकी, इंस्पेक्टर वाली सारी पोस्ट है, और यहाँ पर जेएसओ डिविजनल अकाउंटेंट ये पोस्ट है। इनकी जो वैकेंसी केवल 20% ही होती है। ठीक है, जिसके लिए एज लिमिट आपकी 30 है, मतलब 27 से ऊपर अगर आप हो गए तो इन पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी पोस्ट जहाँ पर 2800 ग्रेड पे की होती है, जिसमें टैक्स असिस्टेंट होता है, आपका ऑडिटर होता है, या बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जिसमें एज लिमिट जो है वो है 27 साल है। उसके लिए वो जो वैकेंसीज हैं जिसमें एज लिमिट 27 साल है, वो वैकेंसीज 80% टोटल की होती है। समझ रहे हो। तो ये मत सोच लेना कि 29+ हो गए हो। अगर आप 26+ हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। अगर आपका बर्थडे इसके बीच में आ रहा है और आप 26+ हो चुके हो तो आपको उन 80% वैकेंसी से बैठे बैठे बाहर कर दिया जो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट था। और ये मत सोच लेना कि यार हमें क्या मतलब, हमें तो इंस्पेक्टर बनना है, हमें तो ऑफिसर बनना है। ठीक है, अच्छी बात है, ड्रीम पोस्ट है, लेकिन कुछ भी ऊपर नीचे होता है। थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगाते हो, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट भी ऊपर नीचे होता है। और इन केस आप इस विंडो में आ जाते हो, इस कैटेगरी में आ जाते हो कि आप ये पोस्ट नहीं ले पा रहे हो, मतलब कहने का ये है भाई 10,000 वैकेंसी टोटल है तो टॉप 2,000 में रैंक में आपका नहीं आती है। मान लो कि आपकी 2500 रैंक आ रही है, तो 2500 रैंक आई, इसका मतलब क्या है भाई, आपको तो इन 80% वैकेंसीज को ही भरना है अब। लेकिन जब आप भरने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप तो 26+ हो गए हो और आप बाहर हो गए हो एग्जाम से। तो समझ में आ रहा है कितना बड़ा नुकसान हुआ है उन सब बच्चों का जो कि
26 प्लस हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी की, ठीक है। अभी तो चलो इसकी बात करी अपन ने। अब मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। आपको ये समझ में तो आ गया होगा अब तक कि अगर टोटल 10,000 वैकेंसी है, अगर टोटल 10,000 वैकेंसी है तो 10,000 में से जो 20% वैकेंसी है वो केवल उन पोस्ट की जो 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे है। 80% वैकेंसी जो है वो है ग्रुप सी की, ग्रुप सी वाली पोस्ट है। 80% वैकेंसी जिसके लिए एज लिमिट है 27 साल। समझ में आई बात, ठीक है। अब मैं कैटेगरी वाइज समझा देता हूँ। अगर आप यूआर से आते हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आप 29 प्लस हो तो आप सारी ये जितनी भी ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ से बाहर हो गए हो। और अगर आप 26 प्लस हो तो आप इससे बाहर हो गए हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आप यहाँ पर अगर 32 प्लस, अगर आप 32 प्लस हो गए हो, मतलब कि 33 साल आपकी एज लिमिट है, लेकिन आप 32 प्लस हो रहे हो तो आप सारी ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट से बाहर हो गए, मतलब कि एग्जाम से ये बाहर हो गए। और अगर आप इन केस 29 प्लस भी हो, अगर आप इनकेस 29 प्लस भी हो ना, तो आप ये सारी 80% जो वैकेंसी है इससे बाहर हो गए हो। अगर आप SC/ST से आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो उस केस में अगर आप 34 प्लस हो तो आप पूरे एग्ज़ाम से बाहर हो गए। और अगर आप 31 प्लस हो, ठीक है, अगर आप 31 प्लस हो तो आप इन सारी ग्रुप बी पोस्ट से बाहर हो गए, यानी कि 80% जो वैकेंसीज़ हैं उससे आप बाहर हो गए। तो ये यार बहुत ही बुनियादी चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या केवल ये बच्चे ही लड़ाई लड़ेंगे जो 29 प्लस हो रहे हैं? क्या ये लड़ाई केवल इनकी है? क्या ये उन बच्चों की नहीं जो कि 26 प्लस हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं? क्या ये लड़ाई उन बच्चों की नहीं है जो कि 32 प्लस है और ओबीसी से आते हैं? और उनकी भी है जो 29 प्लस है और ओबीसी से आ रहे हैं, है ना। ये लड़ाई तो उनकी भी है जो 34 प्लस हो रहे हैं वो SC/ST से कैटेगरी से आते हैं, या 31 प्लस हो रहे हैं और SC/ST कैटेगरी से आ रहे हैं। मतलब ये तो दायरा तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो? मैं कई सारे टीचर्स को भी देख रहा हूँ मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। जबकि उनको हो सकता है कमर्शियली ऐसा सोचते होंगे कि यार हमें क्या करना है, अब तो आने वाली नई भीड़ आ रही है, नई जनरेशन आएगी 18, 19, 20 साल के बच्चे, तो उनसे हमको मतलब है। भाई इन बच्चों से भी आपने पैसा कमाया है ना, इनको भी तो कोर्सेस आपने बेचे हैं, इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिला है, इन बच्चों ने आपको बनाया है पिछले 3, 4, 5 सालों में जो आप बने हो, तो कम से कम इनके लिए खड़े हो सकते हो। और ऐसा करने में भाई नुकसान किसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बात समझ के ही बाहर है कि भैया जो एज रेकनिंग की डेट है, अगर 1 अगस्त 2023 जो डाल दी है, 2023 जो डाली है, इसको हटा के आप 1 जनवरी कर देते हो। अगर ये कर भी देते हो, इसमें नुकसान किसका है? किसी का नुकसान नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा अपीयर हो रहा है फाइनल ईयर में उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कोई छेड़छाड़ की जा रही है, बिल्कुल नहीं की जा रही है। वो तो 1 अगस्त से रहेगी। कई बच्चों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भैया एज रेकनिंग की डेट अगर चेंज होती है तो उससे जो फाइनल ईयर बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनको नुकसान हुआ। बिल्कुल नहीं होगा। एज रेकनिंग की डेट अलग होती है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये अलग चीज़ होती है। समझ में आई बात? हाँ, ये कोइंसिडेंस पहली बार हुआ है कि इसकी भी 1 अगस्त डाल दी, इसकी भी 1 अगस्त डाल दी। लेकिन एज रेकनिंग की डेट अगर, एक मिनट, एज रेकनिंग की डेट अगर आप ये डाली जाती है, मान लो एज रेकनिंग डेट अगर 1 जनवरी डाली जाती है तो उससे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो 1 अगस्त ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं वो अपीयर होते होते भी परीक्षा दे पाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस डेट से। तो मैं यही कहूँगा यार, सपोर्ट करो। और ऐसा नहीं कि बहुत कम बच्चे हैं, मुझे तो ग्रुप में भी बहुत कम बच्चे देखते हैं, और जितने बच्चे ग्रुप में होते हैं उससे भी कम बच्चे एक्चुअल में एक्टिव होते हैं, है ना। उनके बारे में सोचो जो यार शायद 10-12 दिन से वहाँ दिल्ली में है, जो लोग अपना पूरा घर छोड़ करके अपने व्यक्तिगत खर्चों पर दिल्ली में रह रहे हैं केवल इस बात को मनवाने के लिए। और मुझे पर्सनल लेवल पे कई सारे बच्चे फ़ोन आते हैं मुझसे कहानी सुनने के लिए कि सर आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, और बैठे बैठे ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। तो यार देखो, जिस एंड पे जो सपोर्ट कर सकता है करो, क्योंकि सवाल इसका नहीं कि ये आज हो रहा है। अगले साल जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप चलो आप तो 29 प्लस नहीं, आप तो 28 प्लस ही हो, ठीक है ना। आपकी गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप 28 प्लस हो, आपके 28 प्लस उम्र है और आपको लगता है मुझे क्या करना, मेरे पास तो अटेम्प्ट है, तो भैया इस साल आपके पास अटेम्प्ट है। और आपको लगता है 28 प्लस हो तो आप 2 अटेम्प्ट आपके पास में नहीं, ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है जो आप देने वाले हो 2023 में।
भगवान करे कुछ, मतलब वैसे तो हो जाना चाहिए सिलेक्शन, इन केस कुछ ऊपर नीचे हुआ, आपको पसंद की पोस्ट नहीं मिली है, तो अगले अटेम्प्ट दोगे ना आप, कहाँ से दोगे भैया? वो तो एज रेकनिंग की डेट तो 1 अगस्त डाल रखी है, तो आप भी बाहर होने वाले हो। तो यार ये छोटी सी लड़ाई है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये जो 30 साल है या 32 साल, 33 साल और 35 साल है ना, जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल होती है, ओबीसी के लिए 33 होती है और एससी एसटी के लिए 35 होती है। ये जो एज लिमिट है ना, ये केवल 20% वैकेंसी के लिए ही है। बाकी की जो 80% वैकेंसीज हैं उसके लिए एज आपकी अलग अलग है, यानी कि 27 साल इसके लिए और 30 साल इसके लिए और 32 साल इसके लिए। तो ये गलतफहमी पर सबसे पहले निकालो। मैं बहुत सारे बच्चों से कह रहा हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करो, ट्वीट करो, जो भी कैंपेन में चल रहा है। ग्रुप में लिंक दे देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, उस वहाँ पर आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसमें केवल एक छोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इससे बाहर हो रहे हैं। और एक ऐसी चीज़ है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये पहले भी हुआ है, आप 2016 में भी हो चुका है, 15 में भी हो चुका है कि एसएससी ने डेट चेंज की जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे सॉल्यूशन निकलेगा। और जो एज रेकनिंग की डेट है वो 1 जनवरी 2023 की जाएगी, जिससे कि जिनका अधिकार है आखिरी अटेम्प्ट उनको उसका अधिकार मिले और बार बार बच्चों को ये ना करना पड़े। जिनको बच्चों को इस समय पर पढ़ाई करना चाहिए बैठ करके, वो बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है ना। और क्या क्या वो फेस कर रहा है मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं तो रोज़ ही इस चीज़ को वॉच भी कर रहा हूँ, बात भी करता हूँ पर्सनली। पुलिस वाले उठा उठा के ले जा रहे हैं, है ना, जिस समय पे इनको पढ़ना चाहिए, पढ़ने की उम्र है, वहाँ पर ये सब करना पड़ रहा है। तो इनका काम भी हमको आसान करना है। कम से कम घर बैठे आप ट्वीट ही कर लो, घर बैठे आप जो भी इनको सपोर्ट कर सकते हो वो करो, है ना, जितना आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। और वो नोटिस भी आपने देख लिया होगा स्किल टेस्ट वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।